स्टूडेंट, आज हम आपके समक्ष उपभोक्ता की बचत के अन्य टॉपिकों के साथ उपस्थित हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तटस्थ वक्रों द्वारा उपभोक्ता की बचत की माप यानी मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस थ्रू इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहले हमें ये समझना है कि तटस्थ वक्रों द्वारा उपभोक्ता की बचत की माप की कैसे जाती है। तो देखिए, प्रोफेसर मार्शल की जो व्याख्या है उस व्याख्या में एक दोष है और इस दोष में ये जो दोष है उस दोष की यानी उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि उपयोगिता की माप संभव नहीं है। प्रोफेसर हिक्स ने इस दोष को दूर किया। प्रोफेसर हिक्स ने तटस्थ वक्र विश्लेषण की सहायता से बिना मुद्रा रूपी पैमाने के या बिना मुद्रा रूपी पैमाना का सहारा लिए इसकी माप की है। प्रोफेसर हिक्स का कहना है कि किसी वस्तु की कीमत में कमी आने पर उसके दो प्रभाव पड़ते हैं और पहला जो प्रभाव पड़ता है वह है उपभोक्ता उसी व्यय से अब अधिक वस्तु प्राप्त कर सकता है। दूसरा, पहले की अपेक्षा आय में वृद्धि हुई है जो वस्तु की कीमत में कमी आने का परिणाम है। वस्तु की कीमत में कमी आने के फलस्वरूप वास्तविक आय में जितनी वृद्धि होती है वही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। अब देखिए, इस तटस्थ वक्रों द्वारा उपभोक्ता की बचत की जो माप है उसके लिए हमने एक नए रेखा चित्र का निर्माण करेंगे और रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। तो चलिए मेरे साथ ही रेखा चित्र का निर्माण कीजिए। यह है एक्स एक्सिस, ओ मूल बिंदु, वाई एक्सिस एम मुद्रा और टी एस एच और आर इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 और ये आपका एल ए। यहाँ देखिए अब देखिए मैंने जो रेखा चित्र का निर्माण किया है, यहाँ देखें कमोडिटी या क्वांटिटी, कमोडिटी और इधर है मनी यानी मुद्रा या मौद्रिक आय, एक तरफ मात्रा यानी चाहे तो आप एंड क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी। अब देखिए ये जो
मैंने रेखा चित्र का निर्माण किया है, यह रेखा चित्र किसके लिए बनाया है? तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता की बचत की माप। तटस्थता वक्र द्वारा उपभोक्ता की बचत की माप। अब देखिए रेखा चित्र में आप देख रहे हैं M और L, एक्स एक्सिस पर जो मैंने कीमत रेखा खींची है M L, वहीं आप देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व IC1 जो कि वस्तु की यानी X वस्तु की जो मांग मात्रा है उसके OA बिंदु के OA जो मांग है उसके R बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। इसके बाद आप देखते हैं कि IC2 के संतुलन बिंदु पर उपभोक्ता H बिंदु पर है। तो देखिए यहाँ हम ये देखते हैं कि रेखा चित्र में या प्रोफेसर हिक्स ने अपने क्रमवाचक दृष्टिकोण या क्रमवाचक तुष्टिगुण विश्लेषण को तटस्थता वक्र तकनीक की सहायता से माप कर उपभोक्ता की बचत को पुनः प्रतिष्ठित किया। अनधिमान वक्र विधि यानी जो तुष्टिगुण की गणनावाचक मापनीयता की मान्यता को स्वीकार नहीं करती है और यह कल्पना करती है कि मुद्रा का सीमांत तुष्टिगुण स्थिर रहता है। हिक्स इस सामान्य मान्यताओं के बिना अपनी अनधिमान वक्र विधि की सहायता से उपभोक्ता की बचत को मापने में समर्थ हुए हैं। रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर वस्तु की मात्रा तथा y अक्ष पर उसकी मौद्रिक आय दिखाई गई है। कल्पना कीजिए कि उपभोक्ता के पास OM मौद्रिक आय है। क्या? OM मौद्रिक आय है जिसे वह वस्तु X पर तथा शेष धनराशि को अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। तटस्थता वक्र IC1 के बिंदु M को स्पर्श करता है। तटस्थता वक्र IC1 बिंदु M को स्पर्श करता है जो यह व्यक्त करता है कि IC1 पर प्रदर्शित X वस्तु तथा मुद्रा के सभी संयोग उपभोक्ता को उतना ही संतोष प्रदान करते हैं जितना कि मुद्रा की OM मात्रा प्रदान करती है। उदाहरणार्थ एक अनधिमान वक्र IC1 के R बिंदु पर संयोग को लीजिए तो इसका अर्थ है कि वस्तु की OA मात्रा तथा मुद्रा की OS मात्रा को उतना ही संतोष प्रदान करेगी जितना कि मुद्रा की OM मात्रा, क्योंकि M तथा R दोनों संयोग एक ही अनधिमान वक्र पर स्थित हैं। अब देखिए उपभोक्ता जब X वस्तु की OA मात्रा के लिए उपभोक्ता मुद्रा की MS मात्रा भुगतान करने के लिए इच्छुक है। कौन सी? M और S मात्रा को खर्च करने का वह इच्छुक है तो क्या होगा? MS मात्रा भुगतान करने के लिए इच्छुक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनधिमान या अनधिमानों का पैमाना दिए होने पर X की OA मात्रा अथवा मुद्रा MS से समान संतोष प्रदान करता है। अन्य शब्दों में
उपभोक्ता एक्स वस्तु की OA मात्रा के लिए एफ आर इजिकल टू, यानी ये एफ आर इजिकल टू एम एस, एफ आर इजिकल टू एम एस। अब देखिए, जहाँ एफ आर इजिकल टू एम एस है तो मुद्रा का या मुद्रा त्याग करने के लिए तैयार है। अब कल्पना कीजिए कि एक्स वस्तु की बाजार में कीमत इस प्रकार है कि हम एम एल बजट रेखा या कीमत रेखा एक्स की कीमत OM अपॉन OL यानी OM अपॉन OL मात्रा के बराबर है प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता के संतुलन के विश्लेषण से जानते हैं कि उपभोक्ता वहाँ पर संतुलन में होगा जहाँ पर दी हुई बजट रेखा एक अनधिमान वक्र को स्पर्श करती है। रेखा चित्र में यह देखा जा सकता है कि H बिंदु कीमत रेखा ML की तटस्थ वक्र IC2 की स्पर्श रेखा है और संतुलन स्थिति H में उपभोक्ता के पास X वस्तु की OA मात्रा तथा मुद्रा की OT मात्रा है। इस प्रकार X की प्रचलित बाजार कीमत पर उपभोक्ता ने X वस्तु की OA मात्रा प्राप्त करने के लिए मुद्रा की MT मात्रा का त्याग कर दिया है। पहले भी बताया गया है कि उपभोक्ता X की OA मात्रा प्राप्त करने के लिए मुद्रा की MS या FR मात्रा त्याग करने के लिए तैयार था। इसलिए X वस्तु की OA मात्रा के बिना जाने के बजाय उसके लिए वह जितना भुगतान करने के लिए तैयार है उसकी अपेक्षा उपभोक्ता TS या HR कम मुद्रा की मात्रा का भुगतान करता है। इस प्रकार TS या HR उपभोक्ता के अतिरिक्त की मात्रा है जो X वस्तु की OA मात्रा खरीदने से उपभोक्ता प्राप्त करता है। इस प्रकार हिक्स ने अपनी अनधिमान वक्र विधि की सहायता से तुष्टि गुण की गणनावाचक मापनीयता तथा मुद्रा के सीमांत तुष्ट गुण की स्थिरता की मान्यताओं के बिना उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की है। अब देखिए, उपभोक्ता की बचत की व्याख्या के बाद में हम देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत की हिक्स की 4 धारणाएं हैं। कितनी धारणाएं हैं? 4 धारणाएं हैं। हिक्स ने तटस्थ वक्रों द्वारा उपभोक्ता की बचत की व्याख्या तो कर दी, लेकिन यह जो व्याख्या की है इस व्याख्या को उन्होंने अपनी 4 धारणाएं दी हैं। उन 4 धारणाओं के अंतर्गत इसका पूरे का एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए अब हम इसे आगे देखते हैं कि उपभोक्ता की उपभोक्ता की बचत की या उपभोक्ता की बचत की हिक्स की 4 धारणाएं।
अब देखिए 4 धारणाएं कौन कौन सी हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यानी हिक्सन फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि उपभोक्ता की बचत की जो हिक्स की 4 धारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं और वह क्या हैं। तो देखिए, हिक्स ने अपनी पुस्तक, यानी जो हिक्स की एक बुक है, उस बुक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल। वैल्यू एंड कैपिटल यानी मूल्य तथा पूंजी। क्या नाम है? वैल्यू एंड कैपिटल या मूल्य तथा पूंजी नाम की बुक है। उस बुक में मुद्रा के रूप में उपभोक्ता की बचत को परिभाषित करते हुए हिक्स ने निर्दिष्ट किया है कि उपभोक्ता की बचत का मार्शलीय विचार मांग के अनधिमान वक्र विश्लेषण के आय में क्षतिपूरक परिवर्तन के समान था। किंतु उसके तुरंत बाद हेंडरसन ने स्पष्ट किया कि हिक्स के मांग में क्षतिपूरक परिवर्तन मार्शल के उपभोक्ता की बचत के बिल्कुल समान नहीं है। हेंडरसन के अनुसार उपभोक्ता की बचत का मार्शलीय विचार मुद्रा की उस मात्रा से संबंधित है जो उपभोक्ता वस्तु की उस मात्रा जिसको वह प्रचलित कीमत पर पहले से ही खरीद रहा है को उस कीमत पर खरीदने में समर्थ होने की सुविधा के लिए भुगतान करने को तैयार है। दूसरी ओर हेंडरसन के अनुसार आय में क्षतिपूरक परिवर्तन का हिक्सी विचार मुद्रा की उस मात्रा को व्यक्त करता है जो उपभोक्ता प्रचलित कीमत पर यथेच्छित मात्रा में वस्तु को खरीदने की सुविधा के लिए भुगतान करने के लिए तैयार है। इस प्रकार आय में क्षतिपूरक परिवर्तन तथा मार्शल के उपभोक्ता की बचत के मध्य अंतर वस्तु की खरीदी गई मात्रा पर निर्भर करता है, क्योंकि उपभोक्ता की बचत में मात्रा प्रतिशत या मात्रा प्रतिबंध वर्तमान होता है, जबकि हिक्स आय में क्षतिपूरक परिवर्तन में इस प्रकार का कोई मात्रा प्रतिबंध नहीं है। अब देखिए, हम इसे क्लियर करने के लिए हम एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं और उस रेखा चित्र के माध्यम से इसे पूरी तरह से समझेंगे। तो देखिए, चलिए एक रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। आप मेरे साथ रेखा चित्र बनाइए। IC1 और ये है H G मूल बिंदु O X L M और IC2 ये है आपका जो बिंदु है, ये से बोलते हैं Q, और ये बिंदु R का है और यह बिंदु L है, यह बिंदु S है और IC2 इधर देखिए क्वांटिटी
अथवा कमोडिटी। इधर देखिए मनी यानी मुद्रा या मौद्रिक आय। यहाँ देखिए रेखा चित्र में मुद्रा के रूप में, और इसे हम क्या बोलेंगे, उपभोक्ता की बचत तथा आय में क्षतिपूरक परिवर्तन। तो देखिए रेखा चित्र में मुद्रा के रूप में मार्शल के उपभोक्ता की बचत QR के बराबर है। किसके बराबर है? किसके बराबर है? QR के बराबर है। जबकि आय में हिक्सीय परिवर्तन या हिक्सीय क्षतिपूरक परिवर्तन किसके? M और G के बराबर है। QRMG। QR की अपेक्षा यहाँ देखें रेखा चित्र में MG जो QL के बराबर है QR की अपेक्षा अधिक है। किसके? QL QR। तो QL में से QR को घटा देंगे तो L से R की दूरी निकल के आ जाएगी। तो QL के बराबर है और QR की अपेक्षा अधिक है। हेंडरसन ने अपने लेख में स्पष्ट किया कि हिक्सीय क्षतिपूरक परिवर्तन इसके अनुसार भिन्न होगा कि क्या उपभोक्ता को वस्तु की खरीदने की सुविधा के लिए उसे अपेक्षाकृत कम कीमत का भुगतान करना पड़ा है। हिक्स ने हेंडरसन के इन सुझावों को स्वीकार किया तथा उपभोक्ता की बचत के विचार को अपेक्षाकृत गहन अध्ययन किया, इसे और आगे बढ़ाया एवं विकसित किया। हेंडरसन के सुझावों का अनुमान करते हुए हिक्स ने उपभोक्ता बचत की धारणाओं के मध्य अंतर किया और वह किस प्रकार है? देखिए नंबर 1 कीमत क्षति पूरक परिवर्तन। नंबर 1 कीमत क्षति पूरक परिवर्तन। नंबर 2 कीमत सममूल्य परिवर्तन। नंबर 3 परिमाण क्षति पूरक परिवर्तन। परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन। नंबर 4 परिमाण सममूल्य परिवर्तन। सममूल्य परिवर्तन। अब देखिए सर्वप्रथम मैं कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन जो हिक्स की 4 धारणाएं हैं उनमें सबसे पहले हम कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। चलिए इसे हटाते हैं। देखिए कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन यानी प्राइस कंपेंसेटिंग वेरिएशन। हिक्स द्वारा कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन को मुद्रा की
उस अधिकतम मात्रा के रूप में परिभाषित किया है जो अपेक्षाकृत कम कीमत पर वस्तु को खरीदने की सुविधा के लिए उपभोक्ता भुगतान करेगा, ताकि वह कल्याण के प्रारंभिक स्तर अर्थात कीमत में कमी के पहले प्राप्त कल्याण के स्तर को प्राप्त कर ले। कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन का विचार कोई अन्य नहीं, आय में क्षतिपूरक परिवर्तन ही है, जिसकी व्याख्या प्रतिस्थापन प्रभाव के अंतर्गत या व्याख्या प्रतिस्थापन प्रभाव के संबंध में पहले ही की जा चुकी है। अब इसे समझने के लिए मुझे फिर एक रेखा चित्र का निर्माण करना है, तो चलिए मेरे साथ ही रेखा चित्र का निर्माण करें। IC1 यह बिंदु है आपका Q और S, यहाँ देखें यह बिंदु है आपका R, ये P, L, L1, X, G, H, O। अब देखिए Y, कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन, कीमत क्षति पूरक परिवर्तन। अब देखिए कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन का जो हम अध्ययन करेंगे वो कैसे है, कहाँ है, ये पता करना है। तो देखिए रेखा चित्र में X वस्तु की बाजार कीमत दी हुई है, या X वस्तु की बाजार कीमत दी होने पर कीमत रेखा कौन सी, PL, कीमत रेखा PL है तथा उपभोक्ता का अनधिमान वक्र IC1 है। IC1 के Q बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है। कल्पना कीजिए कि X वस्तु की कीमत गिरती है। अब X वस्तु की कीमत गिर गई है और जब कीमत गिर जाती है तो नई कीमत रेखा PL1 हो जाती है, PL1 हो जाती है। नई कीमत रेखा PL1 या PL2 मान लें, लेकिन PL1 हो जाती है। इस प्रकार कीमत में दी हुई कमी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता का तटस्थ वक्र IC2 पर नवीन संतुलन स्थिति R पर पहुंच जाता है और इस चलन में उसके संतोष में वृद्धि होती है। इस अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपभोक्ता मुद्रा की जितनी मात्रा भुगतान करने के लिए तैयार होगा, जिससे वह IC1 के बिंदु Q के ठीक बराबर संतोष के प्रारंभिक स्तर को प्राप्त करेगा। इसे ज्ञात करने के लिए हमें PL1 के समानांतर ऐसी कीमत रेखा खींचने की आवश्यकता है जो IC1 को स्पर्श करती है। तो IC1 को स्पर्श करती हुई मैंने एक GH कीमत रेखा का निर्माण किया।
जी एच खींची, जो कि PL1 द्वारा व्यक्त x की कीमत किंतु उससे मौद्रिक आय की अपेक्षाकृत कम मात्रा प्रदर्शित करती है, क्योंकि मौद्रिक आय के एक भाग को उपभोक्ता से वापस ले लिया गया है। इसका अर्थ यह है कि अपेक्षाकृत कम कीमत वस्तु को खरीदने की सुविधा के लिए उपभोक्ता मुद्रा की पीजी मात्रा का भुगतान करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वह Q तथा S संयोग के मध्य तटस्थ है। उपभोक्ता S संयोग को X की अपेक्षाकृत कम कीमत किंतु आय की अपेक्षाकृत कम मात्रा में खरीदता है तथा Q संयोग को अपेक्षाकृत अधिक कीमत किंतु अपेक्षाकृत अधिक मौद्रिक आय से खरीदता है। इस प्रकार पीजी कीमत रेखा क्षतिपूरक परिवर्तन है। तो कौन सा क्षतिपूरक परिवर्तन है? पीजी या GH, ये जो रेखा है यह क्षतिपूरक परिवर्तन है। अब देखिए दूसरा, कीमत सममूल्य परिवर्तन, यानी दूसरी जो अवधारणा है वह है कीमत क्षतिपूरक परिवर्तन। पहली हो गई और दूसरी क्या होगी? कीमत सममूल्य परिवर्तन। कौन सी? नंबर 2, कीमत सममूल्य परिवर्तन। सममूल्य परिवर्तन यानी प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन। अब देखिए प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन है क्या। सबसे पहले हमें यही समझना है कि प्राइस इक्विवेलेंट वेरिएशन क्या है। तो देखिए कीमत सममूल्य परिवर्तन को हिक्स द्वारा उस न्यूनतम धनराशि के रूप में परिभाषित किया गया है जिसको उपभोक्ता अपेक्षाकृत कम कीमत पर खरीदने के अवसर का त्याग करने के लिए स्वीकार करेगा, ताकि वह कल्याण के उस अनुवर्ती स्तर को प्राप्त कर ले जिसे वह अपेक्षाकृत कम कीमत से प्राप्त करता है। अब देखिए इसके लिए भी हम फिर एक नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। तो चलिए नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। किसके लिए? कीमत सममूल्य परिवर्तन के लिए। देखिए कीमत सममूल्य परिवर्तन के लिए नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। देखें यह है एस बिंदु, यह है आर बिंदु और IC 2 X P L L1
और यह रेखा है एफ ई, और ये बाई एक्सिस, यह मूल बिंदु ओ, और यहाँ देखें IC1, और ये जो बिंदु है यह है Q बिंदु। अब देखिए रेखा चित्र में मैंने जो रेखा चित्र का निर्माण किया है, यानी मनी यानी मौद्रिक आय, क्वांटिटी यानी मात्रा या कमोडिटी, और यह है कीमत सममूल्य परिवर्तन। कीमत सममूल्य परिवर्तन। अब देखिए रेखा चित्र में x वस्तु की कीमत दी होने पर कीमत रेखा PL है। PL रेखा कीमत रेखा IC1 के अनधिमान वक्र के Q बिंदु पर स्पर्श रेखा है। कल्पना कीजिए कि x वस्तु की कीमत में कमी आती है तो हमें एक नई कीमत रेखा PL1 प्राप्त होती है, और x की कीमत में इस कमी के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता अपेक्षाकृत ऊंचे अनधिमान वक्र या तटस्थ वक्र IC2 पर R बिंदु की नवीन स्थिति की ओर चलन करता है। नवीन बिंदु की ओर चलन करता है। चूंकि x वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप वह नीचे अनधिमान वक्र से अपेक्षाकृत ऊंचे अनधिमान वक्र की ओर पहुंच गया है, अतः उसके संतोष में वृद्धि हो गई है। यदि x की कीमत में दी हुई कमी के बजाय उसकी मौद्रिक आय PE बढ़ा दी जाए या बढ़ गई है तो उपभोक्ता द्वारा संतोष से वह वृद्धि प्राप्त होती है। PE क्षतिपूर्ति कीमत होने से वह EF या EF समानांतर है PL के साथ चलेगा तथा IC2 तटस्थ वक्र S बिंदु पर संतुलन में होगा, जिस पर वह उसी कल्याण के स्तर को प्राप्त करेगा। कौन? उपभोक्ता उसी कल्याण के स्तर को प्राप्त करेगा जिसको वह R बिंदु पर कम कीमत पर प्राप्त करता है। इस प्रकार x की कीमत में कमी से उपभोक्ता द्वारा प्राप्त संतोष में वृद्धि का अन्य माप मुद्रा की PE मात्रा के बराबर है। PE कीमत सममूल्य परिवर्तन है। मौद्रिक आय के या मौद्रिक आय में PE के समान वृद्धि के मध्य तटस्थ होगा, क्योंकि x की कम कीमत से IC2 वक्र के R बिंदु पर पहुंचता है और मुद्रा की अतिरिक्त मात्रा से वह उसी अनधिमान वक्र के S बिंदु पर पहुंचता है जिस पर R स्थित है। अतः PL1 कीमत रेखा द्वारा प्रदर्शित घटी हुई कीमत पर X वस्तु को खरीदने की सुविधा से वंचित करने के लिए उपभोक्ता को मुद्रा की PE मात्रा से क्षतिपूर्ति करने की आवश्यकता है। अब देखिए इसके बाद तीसरी जो धारणा है वह कौन सी है, तो चलिए
तीसरी अवधारणा का अध्ययन करते हैं। तीसरी जो अवधारणा है वह है परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन। तीसरी कौन सी है? परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन। चलिए, नंबर 3 परिमाण क्षति पूरक परिवर्तन। अब देखिए, परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन यानी क्वांटिटी कंपेंसेटिव वेरिएशन यानी परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन क्या है? तो समझिए, उपभोक्ता अपेक्षाकृत कम कीमत पर एक वस्तु की या एक वस्तु खरीदने की सुविधा के लिए जो भुगतान करने को इच्छुक होगा, जिससे वह संतुष्टि के प्रारंभिक स्तर को प्राप्त कर सके, यदि इस सुविधा के साथ उसे वस्तु की वह मात्रा खरीदने को प्रतिबंधित किया जाए जिसको वह क्षतिपूरक भुगतान की अनुपस्थिति में अपेक्षाकृत कम कीमत पर खरीदता है, तो वह परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन होगा। अब देखिए, परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन को समझने के लिए फिर हमें एक नए रेखा चित्र का निर्माण करना है। तो चलिए, नए रेखा चित्र का निर्माण करते हैं। देखिए, एक्स ओ वाई पी और यहाँ देखें IC1 और ये जो बिंदु है इसे हम बोलते हैं K, और ये जो बिंदु है यह है Q, और IC2 क्या, ये जो बिंदु है इसे बोलते हैं हम R, और ये है B, और यह है कीमत रेखा L, और ये L1, और यहाँ M यानी मुद्रा और T। अब देखिए, Y मनी MONEY मनी या मौद्रिक आय, और ये है क्वांटिटी या कमोडिटी। उपभोक्ता की बचत परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन। परिमाण क्षति पूरक परिवर्तन। अब देखिए, परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन को समझने के लिए हमें क्या करना है, जो हमने एक रेखा चित्र का निर्माण किया है, देखते हैं क्या है। देखिए, रेखा चित्र में x की कीमत PL है। रेखा चित्र में पहले क्या है? PL x की कीमत है। PL कीमत द्वारा मौद्रिक आय को OP यानी O और P से मौद्रिक आय को प्रदर्शित किया गया है। उपभोक्ता अनधिमान वक्र IC1 के Q बिंदु पर संतुलन में है।
कल्पना कीजिए कि x की कीमत गिरती है तथा उपभोक्ता IC2 के नवीन संतुलन बिंदु R को प्राप्त करता है, जिस पर वह x वस्तु की OB मात्रा खरीद रहा है। x वस्तु की O और B मात्रा खरीद रहा है। अब प्रश्न है कि उपभोक्ता मुद्रा की कितनी मात्रा भुगतान करे ताकि वह पुनः IC1 द्वारा प्रदर्शित कल्याण के मौलिक स्तर पर पहुंच जाए। यदि इसके साथ उसे x की वस्तु की OB मात्रा खरीदने पर प्रतिबंधित किया जाए तो उपभोक्ता से मुद्रा की RK यानी RK की मात्रा वापस ले ली जाती है। उसे OB मात्रा खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह अनधिमान वक्र IC1 के बिंदु अर्थात अपने प्रारंभिक कल्याण के स्तर पर होगा। इस प्रकार x वस्तु की कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप कल्याण में लाभ का अन्य माप परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन RK है। RK परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन है। अब नेक्स्ट जो आता है, आगे जो अवधारणा है चौथी, वह है, चलिए चौथी अवधारणा भी देख लेते हैं। चौथी अवधारणा है परिमाण सममूल्य परिवर्तन। परिमाण सममूल्य परिवर्तन यानी क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन। क्वांटिटी इक्विवेलेंट वेरिएशन। परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन क्या है देखिए, या परिमाण क्षतिपूरक परिवर्तन कहते किसे हैं देखते हैं। एक उपभोक्ता अपेक्षाकृत कम कीमत पर वस्तु को खरीदने की सुविधा का त्याग करने के लिए स्वीकार करेगा जिससे वह वस्तु संतुष्टि के अनुवर्ती स्तर को प्राप्त करेगा। यदि उसे वस्तु की उस मात्रा को खरीदने पर बाध्य किया जाता है जिसको वह पहले की अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर वास्तव में खरीदता है। फिर से समझें एक बार। एक उपभोक्ता अपेक्षाकृत कम कीमत पर वस्तु को खरीदने की सुविधा का त्याग करने के लिए स्वीकार करेगा जिससे वह संतुष्टि के अनुवर्ती स्तर को प्राप्त करेगा यदि उसे वस्तु की उस मात्रा को खरीदने पर बाध्य किया जाता है जिसको वह पहले की अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर वास्तव में खरीदता है। अब देखिए, इसे समझने के लिए फिर हमें एक नए रेखा चित्र का निर्माण करना है। चलिए नए रेखा चित्र का फिर निर्माण करते हैं। x मूल बिंदु O, y P, यहाँ देखते हैं
L1 देखिए IC2 X L1 L IC1 IC2 Q और ये है आपका T, यह बिंदु है R और J N A और Q। अब देखिए रेखा चित्र में यानी हमेशा y एक्सिस पर मनी या मौद्रिक आय और ये है क्वांटिटी यानी मौद्रिक या मात्रा। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, x वस्तु की मात्रा। चलिए रेखा चित्र में x की PL कीमत रेखा द्वारा प्रदर्शित कीमत तथा दी हुई OP मौद्रिक आय से अनधिमान वक्र IC1 के Q बिंदु पर उपभोक्ता प्रारंभिक संतुलन में होता है। इस संतुलन स्थिति में वह X वस्तु की OA मात्रा खरीद रहा है। कल्पना कीजिए कि X वस्तु की कीमत गिरती है तथा कीमत रेखा PL2 को विवर्तित हो जाती है। इससे वह अपेक्षाकृत ऊंचे अनधिमान वक्र IC2 के नवीन संतुलन बिंदु R पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार उसके संतोष में वृद्धि होगी, किंतु R बिंदु पर वह X वस्तु की OA की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा खरीदेगा। किंतु OA की अधिक मात्रा खरीदने के लिए उपभोक्ता प्रतिबंधित है, तो वह कीमत रेखा PL1 पर वस्तु को खरीदने के अवसर का त्याग करने के लिए मुद्रा की QT मात्रा स्वीकार करेगा। इसका कारण यह है कि T संयोग R संयोग के समतुल्य है। T संयोग R संयोग के समतुल्य है, क्योंकि R पर उपभोक्ता X की कम कीमत पर पहुंचता है और इस प्रकार QT कीमत सममूल्य परिवर्तन है। QT के मौद्रिक आय में वृद्धि
कीमत में दी हुई कमी के समान है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि उपभोक्ता अतिरिक्त के उपयोग क्या क्या हैं। चलिए, उपभोक्ता अतिरिक्त के उपभोग। अब हमारा जो टॉपिक है वह है उपभोक्ता अतिरिक्त के उपभोग, यानी उपभोक्ता की जो बचत है उसके उपभोग क्या क्या हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वह है उपभोक्ता उपभोग या उपभोक्ता अतिरेक, उपभोक्ता अतिरेक के उपभोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ कंज्यूमर्स सरप्लस, उपभोक्ता अतिरिक्त के उपभोग। देखिए, उपभोक्ता अतिरिक्त के विचार के अनेक उपयोग आर्थिक सिद्धांत तथा आर्थिक नीति दोनों में होते हैं। फिर से, उपभोक्ता अतिरेक के विचार के अनेक उपयोग आर्थिक सिद्धांत तथा आर्थिक नीति दोनों में होते हैं। इस विचार का उपयोग मूल्य सिद्धांत में, जल हीरा विरोधाभास की समस्या का समाधान करने में, करों तथा उपादानों का जनता के कल्याण पर प्रभावों की व्याख्या करने में, सार्वजनिक परियोजनाओं की लागत लाभ विश्लेषण करने तथा व्यापार से लाभ प्रदर्शित करने में किया गया है। इसके बाद अब हमारी बात आती है कि जो उपभोक्ता अतिरेक का उपभोग है, इसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है। यानी उपभोक्ता अतिरेक के विचार के अनेक उपयोग आर्थिक सिद्धांत में, आर्थिक नीतियों में, मूल्य सिद्धांतों में, जल हीरा विरोधाभास में और कर तथा उपादानों में, जनता के कल्याण में, प्रभावों की व्याख्या करने में, सार्वजनिक परियोजनाओं की लागत लाभ विश्लेषण तथा व्यापार से लाभ प्रदर्शित करने में किया गया है। जल विरोधाभास का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे, क्योंकि यह आपकी समझ में आना चाहिए और विशेष तौर पर जल विरोधाभास के ऊपर निश्चित ही या तो MA प्रीवियस में या BA फर्स्ट ईयर में, अभी नहीं तो सेमेस्टर के सेकंड पार्ट में, सेकंड सेमेस्टर में जल विरोधाभास के ऊपर 100% कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है। अब देखिए, कंज्यूमर सरप्लस के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं वह क्वेश्चन होते हैं कि उपभोक्ता की बचत की अवधारणा क्या है, उपभोक्ता की बचत की माप क्या है, उपभोक्ता की बचत में जल हीरा विरोधाभास नियम क्या है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस अध्याय से निश्चित तौर पर 2 से 10 नंबर तक के प्रश्न अवश्य ही मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया है तो है आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्पर तैयार हूँ। यह जो मेरे नोट्स हैं, यह मेरे नोट्स जैसे ही पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा आपके डिस्क्रिप्शन में ये सारे नोट्स डाल दिए जाएंगे। तब तक आप वीडियो से ही तैयारी करें। धन्यवाद।